ट्रेडिशनल बिजनेस एक लीनियर फैशन में काम करते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल आता है, ये फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है, फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदला जाता है, फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट को ट्रक्स में लोड किया जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचता है, ये कस्टमर्स तक पहुंचता है और फाइनली कस्टमर प्रोडक्ट के लिए पे करता है। एक बिजनेस यहां और वहां कुछ चीजें जोड़ या घटा सकता है, लेकिन पाइपलाइन फ्लो ऑफ वर्क बहुत ही ज्यादा यूनिडायरेक्शनली होता है, चाहे हम फिजिकल गुड्स की बात कर रहे हैं या फिर सर्विसेज की। और यहीं पर एक प्लेटफॉर्म बिजनेस डिफरेंट है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एक प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच एक एक्सचेंज को फैसिलिटेट कर वैल्यू क्रिएट करना होता है। यहां नोटिस करें, मैं प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के लिए प्लूरल्स का यूज कर रहा हूं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लेटफॉर्म बिजनेस के पार्टिसिपेंट्स भी अक्सर ऑफरिंग्स को को क्रिएट और को कंज्यूम करते हैं। यूट्यूब को एक एग्जाम्पल के रूप में लें। इस प्लेटफॉर्म के पास कई मिलियन वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स हैं और ये कई मिलियन वीडियो कंटेंट कंज्यूमर्स को भी होस्ट करता है जो इन वीडियोस को देखते हैं। तो एक्चुअल में यहां यूट्यूब का क्या रोल है? तो सबसे पहले यूट्यूब ने जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया है और इसे ये मेंटेन भी करता है। दूसरी बात, यूट्यूब प्रोसेस करता है और लाइक्स, कमेंट्स, एनालिटिक्स, व्यूज वगैरह के रूप में कंटेंट क्रिएटर्स और व्यूअर्स को काफी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। और तीसरी बात, यूट्यूब एंगेजमेंट के रूल्स यानी नॉर्म्स और गाइडलाइंस को डिफाइन करता है, जिन्हें प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को फॉलो करने की जरूरत है। और इन तीन पिवट्स के अंदर ही यूट्यूब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। इसमें शामिल हैं एडवर्टाइजर्स के लिए रेलेवेंट एड स्पॉट्स ऑफर करना, क्रिएटर्स के लिए मोनेटाइजेशन, व्यूअर्स के लिए एंटरटेनमेंट या एजुकेशन, और बेशक इसके शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट। इसलिए ये एग्जाम्पल दिखाता है कि किस तरह एक प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर से बहुत अलग है। और एग्जाम्पल्स को कोट करने के लिए हमें इस फ्रंट पर जो एयरबीएनबी, उबर, यूट्यूब और अलीबाबा ने किया है, उन्हें देखने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेसेस ट्रेडिशनल सेंस में कोई एसेट ओन नहीं करते और फिर भी अक्सर अपने एसेट हैवी ट्रेडिशनल पीयर्स को सरपास करते हुए मेजर वैल्यू क्रिएटर्स हैं। इसलिए इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 5 अलग अलग प्लेटफॉर्म और इनमें से हर एक बिजनेस को उनके रिस्पेक्टिव इकोसिस्टम में क्या यूनिक बनाता है, उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी राय में ऐसा लगता है कि आजकल टेक से जुड़ा कोई भी काम करने वाला आदमी किसी प्लेटफॉर्म को बिल्ड कर रहा है। मेरा मतलब है, आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं और उसमें प्लेटफॉर्म जोड़ सकते हैं और फिर ये एक थोड़ा कूल और रेवोल्यूशनरी दिखने लगता है। लेकिन केवल इसलिए कि कोई बिजनेस ऑनलाइन होता है और टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, उसे प्लेटफॉर्म नहीं बना देता। एक्चुअल में कोई ये दलील दे सकता है कि दुनिया भर में 220 मिलियन कंज्यूमर्स को सर्व करने के बावजूद नेटफ्लिक्स एक प्लेटफॉर्म नहीं है, और इसके कुछ कारण हैं। आखिरकार नेटफ्लिक्स अपना खुद प्रोडक्शन करने और बहुत हद तक दूसरे प्रोडक्शन स्टूडियो से कंटेंट लाइसेंस करके एक ट्रेडिशनल मॉडल का ऑनलाइन वर्जन ही है। एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसा ही असर्शन CDSL या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड पर भी लागू किया जा सकता है। हालांकि कुछ इन्वेस्टर्स मुझसे एग्री नहीं भी हो सकते हैं, और ये ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म क्या है इसका एसेंस ही सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है। चूंकि हम वैसे भी इस वीडियो में फिर से CDSL को विजिट करेंगे, आइए हम प्लेटफॉर्म के 3 टाइप पर गौर करें जिसमें बिजनेस ऑपरेट करते हैं, जो कि है एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म और मोबिलाइजेशन प्लेटफॉर्म। पहला टाइप है एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म, जो ट्रांजैक्शन पर फोकस्ड है कि आपकी एक जरूरत है, आप उस जरूरत को एक्सप्रेस करते हैं, प्लेटफॉर्म एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है, आप डील करते हैं और फिर आप मूव ऑन करते हैं। अब एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म एक बड़ी डील है और इसे फिर से इनमें तोड़ा जा सकता है। डिस्कवरी प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल सर्च इंजन, जो वेब पेज सर्चर और वेब पेज क्रिएटर को कनेक्ट करता है, Naukri.com और टिंडर जैसे मैचिंग प्लेटफॉर्म, उबर, जोमैटो और पॉलिसी बाजार जैसे ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, और ट्रिप एडवाइजर जैसा इवैल्यूएशन प्लेटफॉर्म जो रिव्यूज
और रिकमेंडेशंस के लिए हैंडी साबित होता है। अब मुझे लगता है कि मैंने यहां 3 इंडियन प्लेटफॉर्म्स की चर्चा की है, Naukri.com, Zomato और पॉलिसी बाजार। इसलिए इन तीनों पर एक प्लेटफॉर्म पर्सपेक्टिव से गौर करें और इसकी जांच करें कि किस तरह ये बिजनेसेस खुद की पोजीशनिंग कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। यहां एक क्विक नोट, हमारे हर दूसरे वीडियो की तरह हम इस वीडियो में भी जो कुछ भी चर्चा करेंगे वो केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अगर आपको कुछ क्लिक करता है तो कृपया आप अपना खुद का रिसर्च करें और अपने खुद के कंक्लूजन्स पर आएं। आइए एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ शुरू करें जो अपने 25वें साल में है और हम में से बहुत से लोगों ने अपने जीवन के किसी न किसी पॉइंट पर एक्सेस किया होगा। हाँ, मैं इन्फो एज लिमिटेड को रेफर कर रहा हूं, जो Naukri.com की पेरेंट कंपनी है। अब नौकरी एक क्लासिकल फ्लाईव्हील है जो कि सबसे सफल प्लेटफॉर्म बिजनेसेस का हॉलमार्क है। वेबसाइट पर अपने सीवी पोस्ट करने वालों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, साइट को एक्सेस करने वाली कंपनीज की संख्या भी उतनी ही ज्यादा होगी और जैसे जैसे अधिक कंपनीज रिक्रूटमेंट के लिए Naukri.com का यूज करती हैं, वैसे वैसे ही अधिक से अधिक नौकरी के इच्छुक कैंडिडेट्स भी साइट पर आने लगते हैं। आज नौकरी के पास फाइल पर 8 करोड़ रेज्यूमेज हैं और किसी भी दिन Naukri.com के पास 5 लाख से ज्यादा जॉब लिस्टिंग, लगभग 8 लाख रेज्यूमे सर्चेस और लगभग 16,000 नए रेज्यूमे रोजाना के आधार पर जोड़े जाते हैं। कैंडिडेट्स और कंपनीज की यही प्रोवर्बियल स्नोबॉल है जो लगातार इस प्लेटफॉर्म के ग्रोथ को फ्यूल करती है और मोर इंपॉर्टेंटली Naukri.com ऐसा इंक्रीमेंटल यूजर्स पाने के लिए मार्केटिंग में बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत के बगैर ही ऐसा करती है। अब इस सस्टेनेबल फ्लाईव्हील का एक प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस फ्री कैश फ्लो का हाई अमाउंट है जो इन्फो एज जनरेट करती है, जो ये तब डिप्लॉय करती है या तो कंपनीज को इंक्यूबेट करने के लिए या कंपनीज को एक्वायर करने के लिए या उनमें सिग्निफिकेंट स्टेक्स लेने के लिए। एग्जाम्पल के लिए इन्फो एज ने 2005 में 99acres.com को इंक्यूबेट किया, जो कि एक प्रॉपर्टी पोर्टल है। इसने हाल ही में अपने रिक्रूटमेंट बिजनेस को बूस्ट करने के लिए iimjobs.com को एक्वायर किया और कंपनी की Zomato मीडिया लिमिटेड में 15% से थोड़ी ज्यादा की शेयर होल्डिंग है और ई-टेक एसेस मार्केटिंग एंड कंसल्टिंग लिमिटेड में 13% से थोड़े कम की शेयर होल्डिंग है, जो policybazaar.com की पेरेंट कंपनी है। तो अगर शॉर्ट में कहें तो इन्फो एज न केवल हैवी स्नोबॉल इफेक्ट्स के साथ एक कन्विंसिंग सेल्फ सस्टेनिंग प्लेटफॉर्म है, बल्कि ये दूसरे बिजनेसेस में भी एक इन्वेस्टी है जो उम्मीद करता है कि ये बिजनेस और भी बड़े प्लेटफॉर्म में ग्रो हो जाएगा। आइए अब अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पर नजर डालें, जोमैटो का ऑपरेटिंग मॉडल डिलीशियसली सिंपल है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां रेस्टोरेंट्स और ईटरीज अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं और जहां कंज्यूमर डिलीवरी और डाइनिंग चॉइसेस की तलाश करते हैं। इन दोनों पार्टीज के बीच जोमैटो है जो हर उस चीज की पेशकश करता है जिसे किसी प्लेटफॉर्म को ऑफर करने की जरूरत होती है। इंफॉर्मेशन, ऑप्शंस, रिव्यूज और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि जोमैटो वो डिलीवरी पाइप ऑफर करता है जो प्रोड्यूसर्स फूड को एक एफिशिएंट तरीके से कंज्यूमर के प्लेट तक पहुंचाने में कैपेबल बनाता है। अब भारत का ऑनलाइन फूड एग्रीगेशन मार्केट एक ड्यूओपॉली है जिसमें जोमैटो और स्विगी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो वर्षों के कैश बर्न्स, डिस्काउंट वॉर्स, रिट्रेंचमेंट और एक्विजिशंस के बाद पॉसिबल हुआ है। तब से इन प्लेटफॉर्म्स ने अपने ऑपरेशंस को कंसोलिडेट किया है और नंबर्स में जोमैटो के अपने प्लेटफॉर्म पर 1,70,000 से ज्यादा फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट्स हैं जो हर महीने 1.5 करोड़ ट्रांजैक्टिंग यूजर्स को पूरा करते हैं। लेकिन हमें लगता है जोमैटो की स्टोरी एंटरप्रेन्योरशिप की भी स्टोरी है। और नहीं, मैं दीपेंद्र गोयल और जोमैटो के को फाउंडर्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं उन हजारों छोटे रेस्टोरेंट्स, फूड स्टॉल्स और होम कुक को रेफर कर रहा हूं जो अब अपने प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स तक डिलीवर कर सकते हैं। एक्चुअल में उन 1,70,000 रेस्टोरेंट्स के एक बड़े हिस्से के लिए जोमैटो या स्विगी एक मेक और ब्रेक है, क्योंकि एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म न केवल उन्हें डिलीवरी में मदद करता है बल्कि इन माइक्रो फूड हब को उन हजारों यूजर्स को उनके ऐप पर पहुंचाता भी है।
और हाँ, शिकायतें भी आती हैं जो कि कमीशन, डिलीवरी फीस, प्रमोशनल डिस्काउंट वगैरह के बारे में जुड़े होते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जोमैटो जैसे फूड एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म्स एक महत्वपूर्ण ज़रूरत है और इन छोटी कंपनीज के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने की उम्मीद है जब तक उनका एग्जिस्टेंस है। इसके ग्रोथ को समझना हमारे लिए दिलचस्पी का एक दूसरा एरिया है। जहां भारत में ईटिंग आउट और डिलीवर एट होम का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है, हम अभी भी वेस्टर्न और यहां तक कि कुछ एशियाई देशों के पीछे हैं। असल में नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार चाइना के लोग महीने में 60 बार बाहर खाना खाते हैं, थाई लोग महीने में 45 बार बाहर खाना खाते हैं, इंडोनेशिया के लोग खाना खाने के लिए महीने में 15 बार बाहर जाते हैं। इसके ठीक उलट हम भारतीय औसतन खाने के लिए महीने में 2 से 4 बार बाहर जाते हैं। ये इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि जोमैटो बिजनेस में 10 गुना ग्रोथ के लिए एक केस प्रेजेंट करता है और कंपनी के लिए इस दशक में एक प्रमुख ग्रोथ डिलीवर के रूप में काम करेगा। इसके अलावा इस फ्रंट पर कुछ और प्रॉमिसिंग एनेबलर्स हैं, जैसे अधिक न्यूक्लियर फैमिलीज के साथ एक बदलता डेमोग्राफिक प्रोफाइल, वर्कफोर्स में अधिक महिलाओं के ज्वाइन करने के साथ ऑक्यूपेशनल प्रोफाइल में बदलाव, ज्यादा स्पेंडिंग पावर, फूड कोर्ट, इंटरनेट, फूड ब्लॉग वगैरह के वाया क्विजीन्स के लिए इंक्रीज्ड एक्सपोजर। नेट नेट जोमैटो एक बड़ी इंडस्ट्री में ग्रोइंग पार्टिसिपेंट है। केवल फूड सर्विसेज ही 4.2 लाख करोड़ का आंका जा सकता है और सालाना 11% की दर से बढ़ रहा है। अगला एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म जिस पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है पीबी फिनटेक। और अभी तक ये वीडियो मिस्टर संजीव बिखचंदानी के यूनिकॉर्न आइडेंटिफिकेशन स्किल्स पर डेडिकेटेड दिख सकता है, लेकिन पीबी फिनटेक या पॉलिसी बाजार जैसा कि हम आमतौर पर इसे जानते हैं, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच 90% मार्केट शेयर के साथ भारत के सबसे बड़े डिजिटल इंश्योरेंस मार्केटप्लेस बनने के कारण हमारी लिस्ट में एक जगह डिजर्व करती है। अब इसकी दो सहायक कंपनीज पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार के बीच पीबी फिनटेक ने इंश्योरेंस और लेंडिंग स्पेस में गहरे पैठ बना ली है। ये दोनों बिजनेसेस लगभग 8,000 करोड़ के एनुअल रन रेट पर ऑपरेट कर रहे हैं। एक ऑपरेटिंग मॉडल पर्सपेक्टिव से असल में क्या रेजोनेट करता है और खासकर इंश्योरेंस साइड पर, वो ये है कि क्या इसकी दोनों पार्टीज यानी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए वैल्यू क्रिएट करने और कंज्यूमर साइड पर यानी पॉलिसी होल्डर के लिए भी वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस है। ये अप्रोच पॉलिसी बाजार को वैल्यू चेन को कट थ्रू करने और सभी स्टेक होल्डर्स के लिए आवश्यक सर्विसेज के रूप में खुद को एस्टैब्लिश करने में कैपेबल बनाता है, जो प्लेटफॉर्म के ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को सॉलिडिफाई करने में हेल्प करता है। अब Naukri.com या जोमैटो के ऑपोजिट पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस SBI, HDFC, ICICI और अन्य फाइनेंशियल पावर हाउस कंपनीज जैसे हाईली रेगुलेटेड सेक्टर में ऑपरेट करता है। ये कहने के बाद मैं चाहता हूं कि हम सभी एक मिनट के लिए यहां रेगुलेशन पार्ट पर फोकस करें। आप देखें कि ज्यादातर कंपनीज अधिकांश स्टेक होल्डर्स फ्राउन करती हैं जब वो रेगुलेशन वर्ड सुनती हैं, और खासकर जब ये इंश्योरेंस रेगुलेशन से रिलेटेड होती है। जहां इंश्योरेंस कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास उनके साइलेंट कंप्लेंट्स होते हैं, वीसी और मुख्य रूप से इन्वेस्टर कम्युनिटी अपने मनी को इस स्पेस में रखने में थोड़ी सर्कमस्पेक्ट रही हैं। लेकिन मेरी राय में अगर अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए तो रेगुलेशंस असल में कंपनी के लाभ के लिए काम कर सकता है और उस सेंस में ये अपने बिजनेस मॉडल को काफ़ी कंफर्ट और स्टेबिलिटी दे सकता है, जैसे पॉलिसी बाजार के मामले में। पहला कंफर्ट जो मैं पाता हूं वो ये है कि केवल ब्रोकर और वेब एग्रीगेटर्स जैसी लाइसेंस्ड इंटरमीडियरीज ही इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंश्योरेंस के ऑथराइज्ड सप्लायर्स नंबर्स में कम है और प्रोबेबली यही वजह है कि क्यों पॉलिसी बाजार को पिछले 14 सालों में एडिक्वेटली चैलेंज नहीं किया जा सका है, जिससे इसकी ऑनलाइन इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में विशाल मार्केट शेयर के साथ एक मोनोपोली हो गई है। दूसरा कंफर्ट जो रेगुलेशंस प्रोवाइड करते हैं वो इस फैक्ट से आता है कि कुछ ऐसे लाइसेंस हैं जिन्हें किसी इंडिविजुअल या कंपनी को कंपल्सरीली रखने की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए मोटर इंश्योरेंस भारत में मैंडेटरी है, जिसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लाखों कार्स और टू व्हीलर्स हैं जिन्हें रिन्यू करने की जरूरत है। इसी तरह अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी के रिस्पॉन्स में
होम मिनिस्ट्री ने सभी एम्प्लॉयर्स के लिए अपने एम्प्लॉय को मेडिकल इंश्योरेंस देना मैंडेटरी बनाने के लिए एक डायरेक्टिव इशू किया। और रेगुलेशन से जुड़ा एक तीसरा कंफर्ट यह है कि यह पॉलिसी बाजार जैसी इंटरमीडियरीज को रेवेन्यू से जुड़ी एडिक्वेट विजिबिलिटी देती है। जब रेगुलेटर उस कमीशन को प्रिस्क्राइब करता है जो बेचने वाली हर पॉलिसी पर वो प्राप्त कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉलिसी बेची जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी IRDAI के रेगुलेशंस और गाइडलाइंस द्वारा इंटरमीडियरी को पे करने के लिए बाध्य होते हैं, जो मेरा विश्वास कीजिए किसी भी बिजनेस ऑपरेशन के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। इसलिए अगर आप इस तरह देखें तो रेगुलेशन को किसी प्लेटफॉर्म बिजनेस के प्रोग्रेस को इंपीड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि असल में वो इसे गति प्रदान कर सकते हैं। और अब आइए एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ें और सोशल प्लेटफॉर्म की जांच करें। इस वीडियो को देखने वाले हम सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स के यूजर्स हैं। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सब सोशल नेटवर्किंग ऐप्स हैं जिन्हें हम रेगुलर बेसिस पर कंज्यूम करते हैं। और इन प्लेटफॉर्म्स का अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव कॉमन इंटरेस्ट के साथ लोगों को एग्रीगेट और एंगेज करना है, जिसका मतलब यह है कि एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म्स के विपरीत, जो लगभग हब एंड स्पोक इंटरैक्शन जैसा ही है, सोशल प्लेटफॉर्म्स रिलेशनशिप के नेटवर्क को फॉस्टर करते हैं, जबकि प्लेटफॉर्म ओनर उस कनेक्शन या कम्युनिटी से खुद को इन्वॉल्व नहीं करता। इसका मतलब यह हुआ कि सोशल प्लेटफॉर्म्स के अपने खुद के लाइफ होते हैं और वर्षों से हमने इन कम्युनिटीज को इवॉल्व होते देखा है, क्योंकि यूजर्स हैबिट्स में लगातार बदलाव आता रहता है। एग्जाम्पल के लिए, हम अधिक वीडियोस देख रहे हैं, यूजर स्टोरीज में कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, वो सोशल कंटेंट्स आदि से इंस्पायर होकर गुड्स और सर्विसेज को खरीद रहे हैं। लेकिन ऐसा सब करने में ऐसा लगता है कि ब्रॉड बेस प्लेटफॉर्म से नीचे प्लेटफॉर्म की ओर शिफ्ट होना शुरू हो गया है। अब इस स्पेस में इंडियन कंपनीज लोअर साइड में हैं और एक लिस्टेड इंडियन कंपनी को खोजने की मेरी कोशिशों से कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर आप इस स्पेस में किसी भारतीय कंपनी को जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अभी के लिए हम इस डिस्कशन को सोशल प्लेटफॉर्म पर एक तरफ रखेंगे और प्लेटफॉर्म बिजनेस के तीसरे और फाइनल कैटेगरी की ओर बढ़ेंगे, जो मोबिलाइजेशन प्लेटफॉर्म है। मोबिलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स एक ट्रांजैक्शन में वैल्यू एडर्स के रूप में ऑपरेट करते हैं। दूसरे शब्दों में, ये प्लेटफॉर्म किसी भी इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट की कैपेसिटी के बियॉन्ड कुछ अकॉम्प्लिश करने के लिए, एक साथ काम करने के लिए लोगों को मोबिलाइज करते हैं। ये कैरेक्टर अक्सर इन प्लेटफॉर्म को वैल्यू चेन का एक क्रूशियल और एसेंशियल पार्ट और एक टिपिकल एग्जाम्पल बनाते हैं, जो सप्लाई नेटवर्क या डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस हैं। आइए हम इसे कंपनी IEX या इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा समझते हैं। IEX एक दशक से ज्यादा समय से एग्जिस्टेंस में रहा है और भारत के शॉर्ट टर्म पावर एक्सचेंज मार्केट में 95% शेयर के साथ इसकी मोनोपोली है। यह बिजनेस अपने आप में उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना यह साउंड करता है, और वर्ड एक्सचेंज से संकेत मिलता है कि IEX एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशंस और बोर्ड्स के लिए एक पावर ट्रेडिंग मार्केट प्लेस है। सरल शब्दों में, जैसे लोग कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशंस अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने और बेहतर प्राइस डिस्कवरी के लिए IEX प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहें कि हैदराबाद में पावर की कमी है। इसका मतलब यह है कि चूंकि डिमांड सप्लाई की तुलना में हायर रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस में बढ़ोतरी होगी, जिससे बाद में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्रॉफिट में कमी आएगी। इसके रिस्पॉन्स में हैदराबाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यह कर सकता है कि वो IEX प्लेटफॉर्म में लॉग इन करे और ये खोजने की कोशिश करे कि क्या कोई दूसरी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या ट्रांसमिशन कंपनी है जो कम कीमत पर इलेक्ट्रिसिटी ऑफर कर सकती है। ये यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के लिए एक सुप्रीमली यूजफुल अनेबलर के रूप में काम करती है और एक मजबूत प्राइस रिकवरी होने के लिए अलाउ करती है, जो ऐसी चीज है जो मिस हो रही थी। जैसा कि हमने पहले के एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म एग्जाम्पल में देखा था, असल में IEX एक टोल ब्रिज की तरह काम करता है और अपनी सर्विसेज के लिए एक छोटी सी फीस कलेक्ट करता है और
जबकि मैं छोटी सी वर्ड का यूज करता हूं, आज ये फीस प्रॉफिट और फ्री कैश फ्लो में 200 करोड़ से ज्यादा है। इसके बावजूद कि इंडियन पावर एक्सचेंज मार्केट प्रोड्यूस किए गए पावर का केवल 4% है, डेवलप्ड इकोनॉमीज में यह नंबर 30% तक है। और भारत में बढ़ रहे पावर एक्सचेंज मार्केट इनफ एविडेंस है, क्योंकि एनर्जी जनरेशन बहुत अधिक डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है, बहुत अधिक प्राइवेटाइज्ड हो गया है और बेशक बहुत अधिक ग्रीनर भी हो गया है। यहां मैं जिस पॉइंट पर स्ट्रेस डालना चाहता हूं, कम से कम इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि IEX एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो बिना बहुत अधिक अपफ्रंट इन्वेस्ट किए हुए अपने पोर्टफोलियो में और अधिक प्रोडक्ट को ऐड करने को अलाउ करता है। एग्जाम्पल के लिए IEX ने अभी हाल ही में रियल टाइम मार्केट नाम का एक प्रोडक्ट ऐड किया है जो डिलीवरी से ठीक 1 घंटा पहले बिजली खरीदने में कंज्यूमर्स को हेल्प करता है। इसी तरह IEX ने अपने एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट जैसे अन्य प्रोडक्ट का निर्माण किया है, जिनमें कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया इंडियन गैस एक्सचेंज या IGX भी शामिल है। अब एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्ट बेस को एक्सपैंड करने के इस पॉइंट के संबंध में इस वीडियो में थोड़ा पहले मैंने CDSL के प्लेटफॉर्म होने के बारे में चर्चा की थी। आप देखें कि मेरी राय में CDSL अपनी फंक्शनैलिटी के मामले में किसी IEX से बहुत निकट है, और इस मामले में CDSL एक इनएफिशिएंट फिजिकल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम को एक डिजिटल या डीमटेरियलाइज सिस्टम के रूप में कन्वर्ट कर रहा है। इसलिए IEX की तरह CDSL ने अपने पोर्टफोलियो को शेयर्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, CKYC, ई-वेयरहाउस रिसीट्स में एक्सपैंड कर लिया है। हो सकता है वो आपको आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट वगैरह भी स्टोर करने को अलाउ कर दें, लेकिन CDSL मिस क्या कर रहा है? ठीक है, अगर हम क्लासिकल प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क पर वापस जाते हैं तो ये एविडेंट हो जाता है कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच कोई भी सर्कुलर मूवमेंट नहीं है, और CDSL बिजनेस जो करता दिख रहा है वो ज्यादा लीनियर पाइप है। इसके अतिरिक्त मैं फ्रेमवर्क में और अधिक गौर करता हूं। मैं देखता हूं कि रिव्यूज, प्राइस डिस्कवरी या ऐसे किसी फीचर जैसी और कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा रही है। इसलिए एक बार फिर मेरी राय में CDSL जहां इंटरमीडिएशन बिजनेस है और ये इसमें अच्छा पैसा कमाता है, मुझे असल में लगता है कि ये केवल एक टेक्नोलॉजी एनेबल्ड बिजनेस है और ये एक प्लेटफॉर्म बिजनेस के रूप में क्वालिफाई नहीं करता। लास्ट प्लेटफॉर्म जो आज मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं वो है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट एक B2B स्पेस में है और भारत का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है जो 97,000 से ज्यादा कैटेगरीज में बायर्स और सप्लायर्स को एक साथ लाता है। जहां ज्यादातर लोग इंडिया मार्ट को एक लिस्टिंग प्लेटफॉर्म समझते हैं, अगर हम इस बिजनेस के डिटेल में जाएं तो हम कई सर्विसेज को देख सकते हैं जो कंपनी अपने बायर्स और सप्लायर्स को ऑफर करती है, और इसके द्वारा इकोसिस्टम के भीतर एक अधिक इफेक्टिव पार्टिसिपेंट और एक सच्चा मोबिलाइजेशन प्लेटफॉर्म बन जाता है। यह प्लेटफॉर्म इंडिया मार्ट को 14 करोड़ रजिस्टर्स बायर्स और लगभग 70 लाख सप्लायर्स को उनके फोल्ड के अंदर फ्लाईव्हील इफेक्ट के तहत ऑपरेट करने में सक्षम बनाती है। इसलिए यह पर से प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर हमने सालों में कुछ सीखा है तो वो ये है कि एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म्स उसमें फंस कर नहीं रह जाते जिससे उन्होंने शुरू किया था, और वो हमेशा अपने ग्रोथ रनवेज को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। अब हम नहीं जानते कि इंडिया मार्ट बिजनेस फ्यूचर में क्या रूप लेगा या फिर क्या वो ट्रांसफॉर्म हो भी पाएगा या नहीं, लेकिन इस फैक्ट को देखते हुए कि ये इस B2B SME स्पेस में है, हम निश्चित रूप से कुछ ग्रोथ रनवेज को गेस कर सकते हैं जो इस बिजनेस में अवेलेबल है। एग्जाम्पल के लिए कल इंडिया मार्ट ऐसा दिख सकता है। सभी पार्टीज के लिए एक कस्टम पेमेंट सॉल्यूशन बिल्ड करना, एक मैसिव वे में फाइनेंसिंग में शामिल होना, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करना, शेयर सर्विसेज ऑफर करना और कुछ FMCG के मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में भी शामिल होना। हमारा पॉइंट यह है कि जब कोई प्लेटफॉर्म को इवैल्यूएट करता है, बड़े ग्रोथ रनवेज का प्रेजेंस कुछ ऐसी चीज है कि जिस पर उन अवसरों का लाभ उठाने में मैनेजमेंट के कॉम्पिटेंस के अतिरिक्त इन्वेस्टर्स को हमेशा गौर करना चाहिए। तो हमने इस वीडियो में 5 अलग अलग प्लेटफॉर्म की चर्चा की है
और आपने इस फैक्ट को रियलाइज किया होगा कि सभी प्लेटफॉर्म इक्वल नहीं बनाए गए हैं। कुछ मजबूत नेटवर्क इफेक्ट्स के साथ आते हैं, कुछ इकोसिस्टम को बिल्ड करते हैं, कुछ दूसरे एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं और थ्राइव करते हैं, और कुछ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स को लॉन्ग ग्रोथ रनवेज के साथ, जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेफ्टी का एक हाई मार्जिन देते हैं। अब हमने यहां कोई भी वैल्यूएशन नहीं किया है और वो वीडियो का पॉइंट नहीं था, लेकिन यहां मैं जिस चीज पर जोर देना चाहता था वो ये है कि इनमें से प्रत्येक प्लेटफॉर्म असल में अपना वैल्यू कहां से प्राप्त करता है। शॉर्ट में इन्वेस्टर्स को रियलाइज करना चाहिए कि नैरेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और किसी वैल्यूएशन पर केवल एक प्लेटफॉर्म बिजनेस को खरीदने के बजाय इन्वेस्टर को इंडिविजुअली प्रत्येक बिजनेस के मार्केट स्ट्रक्चर को समझने पर समय स्पेंड करना चाहिए। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा और इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मैं अगले हफ्ते एक दूसरी इंसाइटफुल वीडियो के साथ आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.